बच्चेदानी में रेशे का बनना, कि जितना भी बच्चेदानी के अंदर रेशा पड़ा है उस सारे रेशे को हम लोग निकाल दें। और बच्चेदानी से रेशा निकालने के लिए दो चीज़ें आप लोगों को करना है। ये गन के जरिए ही इसमें मेडिसिन यूज करते हैं, ना कि बाई हैंड करते हैं। कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं? या तो आज बेटे हम लोग बात करेंगे पायोमेट्रा के बारे में। ये पायोमेट्रा क्या चीज़ है, जिसमें हम पायोमेट्रा बोलते हैं बच्चेदानी में रेशे का बनना। और बच्चेदानी में जब रेशा बनता है तो इसमें इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। कोई भी कारण जिसके कारण बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो तो उसमें बच्चेदानी में रेशा बनने की संभावना होती है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे वो रेशा बनाते हों तभी उसमें रेशा बनेगा, तभी उस केस को हम लोग पायोमेट्रा का केस बोलेंगे। लेकिन जो बच्चेदानी के भीतर जरासीम पलते हैं, ये जरासीम एक तरह के नहीं होते, जैसा कि कई बीमारी में होता है। जैसे आप लोगों की टेटनस बीमारी है, वो एक तरह के जरासीमों से होगी। आप लोगों की गल घोंट की बीमारी है, एक तरह के जरासीमों में होगी। लेकिन बच्चेदानी में जो जरासीम पलते हैं ये एक तरह के नहीं होते, ये मल्टीपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक से ज़्यादा तरह के बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें हमेशा आप लोगों को पायोमेट्रा के केसेस में एक तरह के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। कई केसेस में आप लोग देखोगे कि जब रेशा बनता है तो रेशे में के साथ साथ इसमें बहुत गंदी बदबू आती है, जिसको हम प्यूट्रीफाइड ऑर्डर बोलते हैं। वो उस बैक्टीरिया के कारण जो गंदी बदबू पैदा करते हैं, ये नॉर्मली एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। कुछ केसेस में पायोमेट्रा रेशा बनता है, लेकिन रेशे के साथ गैस भी बनती है। जब आप लोग बच्चेदानी को टच करोगे साथ में आप लोगों को गैस भी इसके भीतर महसूस होगी। इसके साथ गैस भी बनती है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हैं वो गैस भी पैदा करते हैं। कई बार कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो केवल रेशा नहीं बनाते, इसके साथ में टॉक्सिन्स भी बनाते हैं, जहर भी पैदा करते हैं। तो वो जहर जो बच्चेदानी से होके पशु के ब्लड सर्कुलेशन में आती है, तो ऐसे केस में अगर आप लोगों ने पायोमेट्रा का ट्रीटमेंट किया, जरासीमों को मारने का ट्रीटमेंट किया, लेकिन खून के भीतर टॉक्सिन्स को ख़त्म नहीं किया, तो भी आपके केसेस का रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप लोगों को बच्चेदानी के पायोमेट्रा का ट्रीटमेंट करना है, आप लोगों को देखना चाहिए कि उसका बेसिक कौन से तरह के बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुए हैं। कई बैक्टीरिया की आगे उसकी विरुलेंसी होती है, कितने वो भयानक हैं। कई बैक्टीरिया बिल्कुल नरम होते हैं, उसमें आपको बिल्कुल माइल्ड टेम्परेचर मिलेगा, थोड़ा बहुत बुखार साथ में आएगा। कई केसेस में बैक्टीरिया होते हैं दे आर मॉडरेट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, उसमें टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा होगा। कई दे आर वेरी विरुलेंट बैक्टीरिया, उसमें टेम्परेचर 106 तक भी पहुंच जाता है। तो आप लोगों को ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन से बैक्टीरिया इफेक्टेड हैं, कौन से बैक्टीरिया के कारण इसका इन्फेक्शन चल रहा है। तो आप लोगों को जब भी इसका ट्रीटमेंट करना होगा, हम लोगों का बेसिक फंडा क्या होता है कि जितना भी बच्चेदानी के अंदर रेशा पड़ा है उस सारे रेशे को हम लोग निकाल दें। और बच्चेदानी से रेशा निकालने के लिए दो चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ती हैं। अगर रेशा उसके भीतर बिल्कुल पानी जैसा है, उसके निकलने की व्यवस्था जल्दी होगी। अगर वो सेमी लिक्विड टाइप है या सेमी सॉलिड टाइप है तो उसके निकलने की व्यवस्था थोड़ी सी धीरे होगी। लेकिन जब तक बच्चेदानी से रेशा निकलेगा नहीं, तब तक आप लोगों के केस की रिकवरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और अगर आप लोग ये सोचोगे कि मैं बच्चेदानी से रेशा खुद ना निकालूं या आप लोगों ऐसी मेडिसिन ना दूं जिससे बच्चेदानी खाली हो जाए रेशे से, तो उसके लिए अगर आप लोग कोई महीनों तक भी एंटीबायोटिक यूज़ करोगे, महीनों तक भी एंटीबायोटिक यूज़ करने से ये रेशा सूखता नहीं है। हम लोगों को रेशा हमेशा निकालना ही पड़ता है। और इस बच्चेदानी से रेशा निकालने के लिए आप लोगों को दो व्यवस्थाएं करनी चाहिए। एक तो उस रेशे को बिल्कुल हल्का पानी जैसा कर लेना। अगर रेशा आप लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड आ रहा है, ज़्यादा कंसिस्टेंसी उसकी ज़्यादा है, आप लोग केवल नॉर्मल सलाइन अंदर खुला सारा भर के उसको बिल्कुल पानी बना दीजिए, ताकि उसका बाहर आना बिल्कुल आसान हो जाए। दूसरी बात, आप लोग ऐसी मेडिसिन यूज़ कीजिए जो बच्चेदानी की कंट्रैक्शंस को इंक्रीज़ करें। जब बच्चेदानी की कंट्रैक्शंस इंक्रीज़ होगी तो उसमें रेशा जल्दी बाहर आएगा, और जितनी जल्दी रेशा बाहर आ जाएगा उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट की कास्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो आप लोगों को बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप लोगों को पायोमेट्रा का ट्रीटमेंट करना है, रेशे को बिल्कुल हल्का कीजिए। और उसके लिए आप लोग यूट्राइन कंट्रैक्शंस को ऐसी यूट्राइन कंट्रैक्शंस इंक्रीज़ करने के लिए, जिनको हम लोग बोलते हैं एक्बॉलिक्स। ये एक्बॉलिक्स भी दो तरह की आती हैं, एक आती हैं हर्बल मेडिसिन्स, एक आती हैं हार्मोनल मेडिसिन्स। आप लोगों को हार्मोनल मेडिसिन इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। यू आर ऑलवेज सपोज टू यूज़ दी हर्बल मेडिसिन्स, क्योंकि हर्बल मेडिसिन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है,
सस्ती हैं, उसको आप लंबे समय के लिए यूज़ कर सकते हो और उसमें आपको लोगों को रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर मिलते हैं। ओके बेटे, अब आपके जो क्वेश्चन हैं आप लोग पूछ सकते हो। कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं? या तो जानवर हीट पे आएगा तो उसका सलाइवा देख के हमें पता चलेगा, या और भी कुछ साइन वगैरह रहते हैं इनके? नहीं बेटे, जब पायोमेट्रा का केस होता है ना, देखो सुनो मेरी बात, पायोमेट्रा का केस अगर प्रेगनेंसी है, कई बार प्रेगनेंसी में भी बच्चेदानी का इन्फेक्शन होता है, वो आपको कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि उस वक्त बच्चेदानी बिल्कुल बंद होती है। लेकिन जब उसकी पार्चुरेशन हो जाती है, पार्चुरेशन होने के बाद अगर पायोमेट्रा का केस होगा, उसमें पस हमेशा बाहर आती है, हमेशा बाहर आती है, चाहे वो कितनी मर्जी आएगी ज़रूर। उसमें बाद में अगर आप पीछे खड़ोगे उसके भीतर से आप लोगों को स्मेल भी आएगी। और अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से रखोगे, पीछे खड़ने से स्मेल आने का कारण ही केवल एक है, बच्चेदानी की इन्फेक्शन का होना। तो इसकी सफाई के लिए सर हमें वल्वा में हाथ डालना पड़ेगा या नहीं? वल्वा में आप लोगों को हाथ कभी डालना ही नहीं है। ऑलवेज ऑपरेट थ्रू दी रेक्टम। आपको रेक्टम से ऑपरेट करना है। और दूसरी बात आपको बता दूं, जब आप लोग रेक्टम को हाथ में पकड़े, रेक्टम के जरिए हाथ डाल के सर्विक्स को या यूट्रस को पकड़ने की कोशिश करोगे, जिस यूट्रस में इन्फेक्शन होगी उसका साइज़ बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। नॉर्मली ये इन्फेक्शन पार्चुरेशन के इमीडिएटली बाद में ज़्यादा आती है, तो उसमें कई बार बच्चेदानी का साइज़ बहुत बड़ा होता है। आपके हाथ में बच्चेदानी आती भी नहीं, आपके हाथ से ज़्यादा बड़ी होती है। हम लोग उस बच्चेदानी को प्रेस करके उसको मसाज करते हैं। जितना आप लोग मसाज करोगे उसके भीतर से उतना रेशा आपके मसाज करने उसी वक्त बाहर आता रहेगा। आप कोशिश करो कि उसको मैक्सिमम मसाज करो ताकि रेशा साथ साथ निकलता रहे। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है, कई बार पशु की 3-4 दिन जेर नहीं पड़ती, जेर भी अंदर गल जाती है, सारी नकरोस हो जाती है, उसके छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं। और अगर आप उस वक्त भी 3-4 दिन के बाद आप लोगों के पास किस केस ने अप्रोच किया है, उसको भी बच्चेदानी को दबाने की कोशिश करोगे, प्रेस करने की कोशिश करोगे, मसाज करने की कोशिश करोगे, तो उसके भीतर नीचे से जेर के लड़ भी अपने आप आने लगते हैं। आप जेर को उस पकड़ को खींच के भी सकते हो, पर आपने कभी भी वजाइना के अंदर हाथ डालना नहीं है। वजाइना के अंदर हाथ डालने से आपके हाथ से खुद भी इन्फेक्शन बच्चेदानी में ज़्यादा बढ़ती है, कम नहीं होती। जब भी हम बच्चेदानी में मेडिसिन यूज करते हैं, इट इज़ ऑलवेज थ्रू पिपेट, ये गन के जरिए ही पिपेट इसमें मेडिसिन यूज करते हैं, ना कि बाई हैंड करते हैं। और आप लोगों को ये अवॉइड भी करनी चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों को जेर को रिमूव करना है, वैसे मैं नहीं कभी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मैनुअली जेर को रिमूव करो, क्योंकि हमारे गांव में कोई सिस्टम ऐसा है कि वो हमेशा हमारे फार्मर से ही बोल देंगे आप लोग जेर को रिमूव करो, इसकी जहर फैल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग जेर को मैनुअली रिमूव नहीं भी करोगे, इसका ट्रीटमेंट कर दोगे, तो ट्रीटमेंट करने के 3-4 दिन ट्रीटमेंट करने, 7वें 8वें दिन जेर सारी खुद बहुत अपने आप बाहर आ जाती है। आप लोगों को केवल इसमें एक्वालिक्स देने होंगे, तो जेर अपने आप बाहर आ जाती है। उसके बाद आप लोग इंट्रायूटेरिन ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर सकते हो, उसमें आप लोगों को ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे।